हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आज हम पढ़ने वाले हैं यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से वन लाइनर को इतिहास में। आज का जो टॉपिक है वह हिस्ट्री से सल्तनत कालीन संस्कृति है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक सभी एग्जाम के लिए जरूरी है, जिन भी एग्जाम में जी के GS आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सल्तनत कालीन संस्कृति। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो पहला टॉपिक है हमारा सल्तनत कालीन संस्कृति। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है, तो हो सकता है कि इसकी मैं 2 वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक है आज का। पहले आता है हमारे सल्तनत कालीन से संबंधित प्रशासन। सल्तनत काल में कैसा प्रशासन था? सल्तनत काल को हम पढ़ चुके, शासक पढ़ चुके, लेकिन उनका प्रशासन कैसा था? तो दिल्ली सुल्तानों ने अपनी अपनी मतलब शक्ति थी उनकी। दिल्ली सुल्तानों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कैसी शासन व्यवस्था को स्थापित किया था? तो स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन व्यवस्था को। तो दिल्ली सुल्तानों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जैसी शासन व्यवस्था स्थापित की थी, स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय शासन का प्रधान कौन होता था? सुल्तान होते थे। तो दिल्ली सल्तनत में जो पूरी केंद्रीय शासन था, उसका प्रधान कौन था? स्वयं सुल्तान हुआ करता था। दिल्ली सल्तनतों की राज्य सत्ता का मुख्य स्रोत क्या था? सैन्य शक्ति। जितने भी सुल्तान आए हैं दिल्ली सल्तनत में, उनकी मुख्य सत्ता का मूल उद्देश्य या स्रोत क्या था? कैसे उन्होंने सत्ता स्थापित की है? तो सैन्य संस्कृति या सैन्य शक्ति के द्वारा, उनके द्वारा शक्ति या सत्ता को स्थापित किया गया है सैन्य शक्ति से। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तो वह सभी क्या थे? तुर्क वर्ग से आते हैं। सल्तनत काल में जितने भी अमीर थे, सुल्तान थे, वह तुर्क वर्ग से थे। सल्तनत कालीन प्रशासन में वे 4 प्रमुख मंत्री कौन थे जिनके ऊपर सल्तनत की संपूर्ण प्रशासनिक ढांचा टिका हुआ था? तो सल्तनत काल में जो प्रशासन था मुख्यतः 4 मंत्रियों पर टिका हुआ था। तो कोई भी कुर्सी होती है तो 4 पाए पर टिकी होती है, वैसे ही सल्तनत का पूरा प्रशासन 4 मंत्रियों पर टिका हुआ था। पहले आते हैं दीवाने वजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा और दीवाने रसालत। तो दीवाने वजारत मतलब वजीर से रिलेटेड होगी। दीवाने अर्ज अस्त्र वगैरह से रिलेटेड है। दीवाने अंश तो किसी का अंश होगा, तो अंशा। दीवाने रसालत मतलब रस होगी और लत भी होगी। तो कौन कौन है? दीवाने वजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा और दीवाने रसालत। ये 4 मुख्यतः मंत्री होते थे सल्तनत कालीन प्रशासन में। सल्तनत की केंद्रीय सरकार में कौन अधिकारी सबसे बड़ा ओहदा रखता था? सबसे बड़ा ओहदा किसका होता था? नायब ए मुल्क का। पूरा मुल्क का नायब था ये, तो नायब ए मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा हुआ करता था। सल्तनत काल में केंद्रीय सरकार का जो अधिकारी होता था, उसका सबसे बड़ा ओहदा होता था किसका? नायब ए मुल्क का। सल्तनत काल में राज का प्रधानमंत्री कौन होता था? तो वजीर। तो सल्तनत काल में जो राज का प्रधान होता था, प्रधानमंत्री होता था, वह कौन था? वजीर होता था। और राजा तो पता ही सुल्तान ही होगा। किस इतिहासकार ने लिखा है कि एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व व्यर्थ है? तो ये बर्नी ने कहा था। इसने कहा था कि यदि वजीर बुद्धिमान नहीं है तो राजत्व व्यर्थ है। एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व व्यर्थ है, ये बर्नी ने कहा था। वजीर का कार्यालय क्या कहलाता था? जो वजीर का कार्यालय था, जहाँ बैठकर वो काम करता था, उसे देखो हमने बोला था ना वजारत, दीवानी वजारत उसको कहा जाता था। दिल्ली सुल्तानों के राज परिवार के प्रमुख अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो वकील ए दर। अलग अलग दर होती थी इनके घर में भी, दरखाश लगाते थे लोग। दिल्ली सल्तनत में जो राज परिवार थे, इनके जो मुख्य अधिकारी होते थे, उन्हें कहा जाता था वकील दर। मतलब 1 दस्तर तक ही आओगे, तो 1 हद तक ही रहोगे, है ना। परिवार की फैमिली में कितने आप पार्टिसिपेट कर सकते हो? तो 1 दर तक। तो वकील दर इसको कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना के 3 सबसे प्रमुख अंग थे? तो एकता, सेना और मुद्रा। दिल्ली सल्तनत में
दिल्ली सल्तनत की जो शाही संरचना थे, इसके 3 प्रमुख अंग थे। शाही संरचना के 3 अंग थे। पहले आती है एकता, सेना और मुद्रा। तो एक पूरी सेना को क्या देते थे? मुद्राएं देते थे। एकता, सेना, मुद्रा, इनके क्या थे? प्रमुख शाही संरचना होते थे। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना के 3 सबसे प्रमुख अंग एकता, सेना और मुद्रा प्रणाली को देखो सुव्यवस्थित किया था? तो वो कौन थे? शमशुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा एकता, सेना और मुद्रा व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया था दिल्ली सल्तनत में। जो शाही संरचना के 3 अंग होते हैं, एकता, सेना और मुद्रा को सुव्यवस्थित किया था इल्तुतमिश ने, और ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तुर्कनी चहलगानी का गठन किसने किया है? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है। तुर्कनी चहलगानी क्या थी? तो 40 जो अमीर सरदार हैं उनका एक गुट था, जो कि राजा को या सुल्तान को सहायता करता था। इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की थी। किसने सुल्तान इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री का कार्यवहन किया था? तो निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी के द्वारा। ये शायद इनका प्रधानमंत्री भी था ना, तो वही आप पढ़ चुके हैं, पूरे जुनून के साथ था, तभी तो ये लाहौर से राजधानी दिल्ली लेकर आ गए थे। तो इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री का कार्यभार किसने संभाला था? निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी के द्वारा संभाला गया था। निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था? तो इल्तुतमिश का था। निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था किसका? इल्तुतमिश का। सल्तनत काल में किसे रावत ए अर्ज की पदवी दी गई थी? तो इसका नाम है इमादुल मुल्क को। किसको? इमादुल मुल्क को दी गई थी रावत ए अर्ज की पदवी। अर्ज, इमादुल मुल्क, क्या याद कर सकते हैं? मतलब याद ही करनी पड़ेगी, ट्रिक तो नहीं बनेगी इसकी, है ना। इबारत अर्ज की पदवी किससे दी गई थी? इमादुल मुल्क को दी गई थी। दूर दूर के मुल्क को बुलाया था दावत पर अर्ज लगा के, है ना। तो इमादुल मुल्क और दौड़ दौड़ कर आ गए थे। राजा देवत्व का अंश होता है, इसकी समानता कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, यह कथन किसका था? तो बलबन का अपने पुत्र बुकरा खां को कहा गया था। तो राजा देवत्व का अंश होता है और इसकी समानता कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो बलबन ने ये बात कही थी किसे? अपने पुत्र बुगरा खान से। बलबन द्वारा शासक पद की शक्ति एवं प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करने के लिए कौन से उपाय किए गए थे? तो उसने अपने को पौराणिक नायब अफराशियाब का वंशज होने का दावा किया था। इसने ईरानी दरबार के शिष्टाचार के तरीकों का अनुसरण करके अपने दरबार में भी अनुसरण किया था। तो बलबन द्वारा जो उसकी पद की शक्ति है, प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए उसने क्या किया था? तो उसने अपने को जो पौराणिक नायाब है अफराशियाब वंश से खुद का नाता बताया था, दावा किया था कि हम उससे हैं, और उसने ईरानी दरबार के शिष्टाचार के तरीकों का अनुसरण किया था। सजदा, पैगोस वगैरह को इसने अपने दरबार में लागू कर लाया था और अपने दरबार को पूरा इन्हीं के अनुसार डेकोरेट कराया था। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किस पद्धति पर किया था? तो फारसी पद्धति पर किया था। बलबन ने अपने दरबार किस पद्धति पे बनाया था? फारसी पद्धति पर। बलबन द्वारा कौन सी प्रथाएं प्रचलन में चलाई गई थी? तो बलबन ने सजदा, जो कि दंडवत प्रणाम होता है, पैबोज, सम्राट के निकट जाकर उसके पैरों को चूमना, राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के लिए आरंभिक की गई थी। तो इसके द्वारा 2 प्रचलित प्रथाएं प्रारंभ की गई थी, सिजदा और पैबोज। सिजदा का अर्थ क्या होता है? दंडवत प्रणाम करना। पैबोज का अर्थ होता है पैरों को चूमना, और ये कभी भी राजा से अभिवादन करने से पहले करना पड़ता था। वह सुल्तान जो कि अधिराजत्व में विश्वास करता था, ना कि प्रभुत्व पर। ये कौन है? तो अधिराजत्व पर विश्वास करता था अलाउद्दीन खिलजी, और यह प्रभु सत्ता पर विश्वास नहीं करता था। अधिराजत्व पर विश्वास करता था आसे अधिराजत्व, आसे अलाउद्दीन खिलजी। मुझे नहीं मालूम क्या कानून है और क्या गैर कानूनी है, मैं राज की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। ये किसने कहा था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। मतलब ये इसको पता ही नहीं थी, शरीयत इन्होंने कभी पढ़ी नहीं थी, तो शरीयत के अकॉर्डिंग इनने कभी रूल नहीं चलाया, और इनके द्वारा कहा गया था कि मुझे नहीं मालूम कि कानूनी क्या है, गैर कानूनी क्या है, जो आवश्यकता होती है मैं उसी के अनुसार काम करता हूँ। दीवाने रियासत
नामक पद का सृजन किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवाने रियासत, अपनी रियासत को बचाने के लिए सिंपल अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस पद का सृजन किया गया था। कौन से अधिकारी हैं जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित थे? तो ये दीवानी रियासत, वरीद ए मंडी, शहनाई मंडी, इसके द्वारा ये 3 प्रमुख पद बनाए गए थे बाजार के नियंत्रण करने के लिए। तो बाजार को नियंत्रण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी की थी। यदि आपने इसमें मिलावट की और ये इन्होंने पकड़ लिया तो जितनी चीजें मिलावट की गई थी, बेईमानी जितनी की गई थी, उतना मांस निकलवा लेता था इस शरीर से। तो इसके द्वारा दीवानी रियासत, दीवान हाँ, दीवानी रियासत, रियासत बचाने के लिए, मंडी मतलब वारिद मंडी, और शहना मंडी, शहनाई मंडी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण उपायों के अंतर्गत अनाज मंडी का नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका नाम है मलिक कबूल। कबूल है करके बोल दिया और इसको बना दिया अनाज मंडी का नियंत्रक। तो अनाज मंडी के लिए एक अलग से नियंत्रक नियुक्त किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और उसका नाम क्या था? मलिक कबूल। मलिक कबूल। कबूल है। दीवानी मुस्तकराज जो विभाग है, इसकी स्थापना किस लिए की गई थी? जो दीवानी मुस्तकराज है तो यह बकाया लगान की वसूली करने के लिए, ये आपके पास जाएंगे और आपसे दस्तखत कराएंगे। मुस्तकराज, मुस्तक आ जाएगा आपसे वसूली करने। तो बकाया लगान की वसूली करने के लिए कौन सा विभाग चलाया गया था? दीवानी मुस्तकराज चलाया था। किस नए विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राज्य की राजस्व कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए की गई थी? तो ये दीवानी मुस्तकराज। आपके पास खजाना है, बकाया लगान है, लेकिन जनता दे नहीं रही, तो इसके लिए एक अलग से विभाग बना दिया, दीवानी मुस्तकराज। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, क्योंकि इसने बहुत सारे सैन्य अभियान किए थे और इसके लिए बहुत सारी धन की आवश्यकता थी, इसलिए बहुत सारे इसने कर भी लगाए थे इसने। दीवानी मुस्तकराज किस विभाग से संबंधित था? तो भू राजस्व विभाग से संबंधित था, जो बकाया जो लगान था उसको वसूला करता था। दिल्ली सल्तनत में सोहना नामक अधिकारी का कार्य क्या था? सोहना अधिकारी सबकी सुनता था, पुलिस विभाग का पर्यवेक्षक होता था। तो ये क्या करता था? पुलिस वालों की भी सुनता था, पुलिस वालों का पर्यवेक्षक था, पुलिस विभाग का पर्यवेक्षण करता था। सोहना का अर्थ क्या था? तो पुलिस विभाग का पर्यवेक्षण करता था। किस सुल्तान ने अमीरों के मद समारोह पर प्रतिबंध लगा दिए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। इसने बोला था कि अमीर शराब खाने पर नहीं जाएंगे, आपस में सम्मेलन नहीं करेंगे, आपस में शादियों में भी इकट्ठे नहीं होंगे। तो उस अमीरों को सबसे ज्यादा परेशान किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में सही बताना है। इसने भू राजस्व की वृद्धि की थी, हाँ। एक नया विभाग बना दिया था, दीवानी मुस्तकराज। गुप्तचर प्रणाली की गठन किया है, तो ये भी सही है, गुप्तचर भी इसने बढ़ा दिए थे। मद निषेध लागू किया था, तो हाँ, अमीरों को भी नहीं पीने देता था और जनता को भी नहीं पीने देता था, तो तीनों ही सही है। इसने भू राजस्व में वृद्धि की थी, गुप्तचर प्रणाली को अच्छा किया था और मद निषेध लागू कर दिया था। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष रहा है? जो विजारत है मतलब वजीर है, वो किस राजवंश के अंतर्गत चरमोत्कर्ष पर रहे हैं? तो ये तुगलक राजवंश के अंतर्गत। देखो, पहले आते हैं हमारे गयासुद्दीन तुगलक, फिर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ये तीनों ने क्या काम किए हैं? पहले ने भी बहुत सारे काम किए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किए हैं और गयासुद्दीन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी किए गए हैं। तो अब ये राजकाज देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? तो इनने कि जो विजारत वाला वर्ग था वो इस समय चरमोत्कर्ष पर था। तो विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश में रहा है? तो तुगलक राजवंश के अंतर्गत रहा है। बली अमीर के पदों को किसने पृथक किया था? तो ये हो जाएंगे मोहम्मद तुगलक के द्वारा। तो बली और जो अमीर के पद हैं उनको अलग अलग कर दिया था कि तुम बली दो, तुम अमीर बनाओ। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये चीज कर दी थी। किस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विभाग मंत्रालय की स्थापना की थी? तो ये हो जाएंगे हमारे मोहम्मद बिन तुगलक। इनके समय अकाल पड़ा था, इन्होंने गंगा यमुना दोआब पर कर वृद्धि कर दी थी, तो इसलिए इनको क्या बनाना पड़ा? कृषि विभाग मंत्रालय बनाना पड़ा। तो दिल्ली का ऐसा सुल्तान जिसको कृषि विभाग बनाना पड़ा कृषि के विकास के लिए, तो कृषि विकास मंत्रालय किसने बनवाया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया है। दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत बली क्या होती थी? ये कौन होते थे? प्रांतीय गवर्नर थे बली। बली और अमीरों को अलग कर दिया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अमीर ए सदा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। तो अमीर ए सदा
सदा इस मतलब इतनी सारी योजनाएं लागू कर रहा था और सब असफल हो रही थी, तो सादा बनाना था ना। तो अमीर सदा जो पद है वह किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवाने अमीर को ही या कृषि विभाग की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इनके द्वारा तकाफी ऋण भी दिया गया था जब अकाल पड़ गया था, तो इनने क्या बनाया है? दीवाने अमीर को ही बनाया है मोहम्मद बिन तुगलक ने। एक कृषि विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक को के अंतर्गत दीवाने को ही विभाग किसके तहत कार्य की देखरेख करता था? कृषि से संबंधित देखरेख करता था अमीर को ही। दिल्ली सल्तनत में मुस्तौफी ए मुमालिक का कार्य किससे संबंधित है? तो यह लेखा परीक्षण करता था। मुस्तौफी ए मुमालिक तो पूरी मामूली सी जितनी भी वो होती थी, मिस्टेक वगैरह होती थी, वो देखता था। तो लेखा परीक्षण का काम कौन करता था? मुस्तौफी ए मुमालिक करता था। मुस्तौफी ए मुमालिक। दीवाने अंशा किस विभाग से संबंधित है? तो पत्राचार विभाग से संबंधित है। दीवाने अंशा, इनके अंश के सब दीवाने हुए जा रहे थे, सब पत्रों पर छाप देते थे, तो पत्राचार विभाग से संबंधित है दीवाने इंशा। इंशाल्लाह अच्छी गजलें भी देते होंगे। सल्तनत काल में शाही सचिवालय का व्यंजक कौन थे? तो दीवाने इंशा थे। तो सल्तनत काल में जो शाही सचिवालय थे उसकी व्यंजक कौन थे? दीवाने इंशा। सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान कौन होता था? तो दवीर ए मुमालिक होता था, कोई भी इसको दबा नहीं पाता था, मामूली आदमी। तो सल्तनत काल में जो शाही सचिवालय है उसका प्रधान होता था दवीर ए मुमालिक। सल्तनत काल में किस शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहन दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसने बोला था कि यार रोज रोज कौन पकड़े तुम्हारी घूसखोरी, तुम रोज करो। तो स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहन दिया था किसने? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित विभाग कौन कौन से थे? इसने दीवानी खैरात चलाया था, दीवानी बंदगान चलाया था और दारुल सफा चलाई थी। दीवानी खैरात जो गरीबों की शादी कराता था, दीवानी बंदगन जिसके दास होते थे उनकी सेवाओं के लिए, उनकी जरूरतों के लिए था, और दीवानी दारुल शफा जो था वो मुफ्त में चिकित्सा देता था। तो ये तीनों ही विभाग फिरोज शाह तुगलक ने चलाए थे। दासों की रख रखाव के लिए किसने अलग से विभाग की स्थापना की थी? ये है दीवाने बंदगन, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। दासों की रख रखाव के लिए अलग से विभाग बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने विभाग स्थापित किए थे? विवाह करने के लिए विभाग बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने विवाह विभाग बनाया था। कौन सा पद या शब्द है जो कि दिल्ली सल्तनत में गुप्तचरों को निर्दिष्ट करते थे? तो ये बरीद, मतलब इनको सभी किससे कानूनों से बरी कर दिया जाता था, बरीद। तो जो गुप्तचर होते थे उनको क्या कहा गया है सल्तनत काल में? बरीद कहा गया है। बरीद किसे कहा गया है? तो भाई सूचना पहुंचाने वाला जो गुप्तचर होता था उसे बरीद कहा गया है। जो एक जगह से दूसरी जगह सूचना पहुंचा था उसे बरीद कहा जाता था। अमीर अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राष्ट्रीय खुफिया विभाग का मुखिया कौन होता था? तो बरीद ए मालिक या ममालिक होता था। तो वरीद कौन होता था? गुप्तचर होता था। और जो खुफिया विभाग है वो गुप्तचरों का विभाग था, उसका मुखिया कौन था? वरीद ए ममालिक था। अलाउद्दीन खिलजी के समय इसको स्थापित किया गया था। अमल खाना किस विभाग से संबंधित है? तो पताकाओं से संबंधित विभाग था अमल खाना, मतलब यहाँ पे जाके आप अमल कर सकते हो। पताकाओं से संबंधित है अमल खाना। अमल खाने का संबंध किससे है? पताकाओं से संबंधित विभाग है। सल्तनत कालीन अधिकारियों का ऊपर से नीचे क्रम बताइए। तो ऊपर से नीचे क्रम बताना है। पहले आता है नायब सुल्तान, फिर शिकदार और फिर आता है आमिल। तो नायब से शिकदार क्या बोलेगा? आमिल। नायब शिकदार आमिल। तो ये सल्तनत कालीन जो अधिकारी थे ऊपर से नीचे क्रम हो जाएगा। नायब सुल्तान शिकदार और अमाली। अमाली नहीं आमिल। आमिल आमिल भैया गले में लो। लोधियों का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ये समानता पर विश्वास करते थे, अफगान सरदारों की समानता पर। जो लोधी थे उनका राजत्व सिद्धांत था अफगान सरदारों की समानता पर। किस सुल्तान ने तुर्की अमीर एतगीन को नियुक्त किया था? तो ये है बहराम शाह। किस पद पर? नायब के पद पर नियुक्त किया था। एतगीन को नायब के पद पर नियुक्त किया था किसने? बहराम शाह ने। दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व के लिए सर्वोच्च ग्रामीण सत्ता कौन सी थी? चौधरी। तो ग्रामीण में सर्वोच्च सत्ता थी चौधरी। भू राजस्व के लिए सर्वोच्च ग्रामीण सत्ता थी चौधरी। मुकद्दम क्या थे? तो मुकद्दम ग्रामीण नेता
गांव के मुखिया होते थे। मुकद्दम कौन थे? ग्रामीण नेता और गांव के मुखिया को कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रमुख प्रशासन अधिकारी कौन सा है? तो सल्तनत कालीन में जो प्रमुख प्रशासन अधिकारी है उसमें पहले आता है वजीर। तो ये राज्य का प्रधानमंत्री होता था। राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, मतलब उसके पास धन भी था और पावर भी थी। तो राजस्व विभाग का प्रमुख है और ये क्या है? प्रधानमंत्री है, वजीर। फिर आता है आरिज ए मुमालिक। तो ये सैन्य विभाग जिसको दीवानी अर्ज कहा गया है, इसका सबसे बड़ा अधिकारी होता था आरिज ए मुमालिक। जो दीवानी अर्ज है इसका प्रमुख अधिकारी था दीवानी शाही पत्रा। इंशा या दवीरे खास, दबे हुए खास पत्रों को निकालेगा, इंशा करेगा, इनको बताएगा, इन पर चर्चा करेगा। इंशा मतलब चर्चा। तो दीवाने इंशा, दीवाने इंशा शाही जो पत्र व्यवहार थे उन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। शाही पत्र व्यवहार का विभाग का जो प्रधान अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? दीवाने इंशा कहा गया है। और दबीरे खास, दबे हुए को खास बताना था इंशा। दीवाने रसालत, तो ये विदेश विभाग का प्रधान अध्यक्ष होता था। तो रसा, रस बाहर से आता है ना, तो रस्सा ही बाहर से लाना पड़ता है, रस्सी बाहर से आता है। तो दीवाने रसालत यह विदेश विभाग का अध्यक्ष था। नेक्स्ट आते हैं सुद्र और सुदूर। सदरी सुदूर धर्म विभाग का प्रधान अधिकारी होता था सदरी सुदूर। और प्रायः दोनों पद एक ही व्यक्ति को दिए जाते थे। जो सुद्र और सुदूर हैं और काजी और कुजात है, ये दोनों पद किसको दिए जाते थे? ये दोनों पद एक ही व्यक्ति को दिए जाते थे। और जो सदरी सुदूर है तो ये दूर दूर से धर्म काम कर सकता था, तो धर्म विभाग का प्रधान अधिकारी हो जाएगा। और काजी और कुजात ये न्याय विभाग से संबंधित प्रधान अधिकारी था। मतलब एक एक वो करेगा, क्या करेगा? काज निकालेगा, तो उन्होंने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया। तो न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी था काजी उल कुजात। और सद्र और सुदूर मतलब दूर से धर्म देखेगा तो धर्म विभाग का अधिकारी था। दोनों पद एक ही व्यक्ति को दिए जाते थे। वरीद ए मुमालिक का संबंध किससे हो जाएगा? गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी था। वरीद ए मुमालिक का संबंध किससे है? गुप्तचर विभाग से। वरीद मतलब गुप्तचर, उसके प्रमुख होते हैं वरीद ए मुमालिक। वकील ए दर किससे संबंधित है? तो सुल्तान के अंतःपुर का प्रमुख अधिकारी होता था। तो वकील ए दर का संबंध है सुल्तान के अंतःपुर का प्रमुख अधिकारी होता था वकील ए दर, वकील ए दर। अमीर ए हाजिब और बरबाक का संबंध किससे है? तो दरबारी शिष्टाचार संबंधी प्रमुख अधिकारी था। तो अमीर ए हाजिब या बरबक का संबंध किससे है? तो दरबारी शिष्टाचार संबंधी प्रमुख अधिकारी होता था। अमीर हाजिर हो, दरबार का शिष्टाचार देखो, तो अमीर हाजिर का संबंध है दरबार के शिष्टाचारी संबंधी अधिकारी है। सर ए जहांदर, ये सुल्तान का अंगरक्षकों का प्रधान होता था। जहां जाएगा सर, किनका? सुल्तान का सर जहां जाएगा वहां उनकी रक्षा करेगा। तो सर ए जहांदर कौन था? सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान। अमीर ए बहर, तो नौसेना अधिकारी होता था। नौसेना या नौवाहन की अधिकारी होता था। कौन? बह रहा है, बह रहा है पानी में, अमीर ए बहर, बह रहा है, नौवाहन अधिकारी है। अमीर ए मजलिस, ये सभा और दावतों आदि उत्सवों का प्रबंधन करता था। मजलिस मस्त, मजनू भाई के लिए दावत करवाता था। मजलिस मजे में खाते थे ये लोग। तो सभा और दावत उत्सव का प्रबंधन करता कौन होता था? अमीर ए मजलिस। अमीर ए शिकार, दीवाने अमीर कोही का संबंध किससे है? तो यह शाही शिकार का प्रबंधन करता होता था। शिकार, अमीर शिकार मतलब शिकार पकड़ के लाएगा। और दीवाने अमीर कोही तो ये हो जाएगा कृषि विभाग से संबंधित, मतलब एक एक कोही का कौड़ी का हिसाब रखते थे कृषि में। दीवाने कोही। कोतवाल तो पता ही है, नगर का देखभाल करने वाला अधिकारी। अभी का मतलब समझ लो पुलिस वाले। तो कोतवाल कौन है? नगर की देखभाल करने वाले अधिकारी थे।
खासादार, तो ये सुल्तान के अस्त्र शस्त्रों का प्रबंधन करने वाले अधिकारी थे। खासादार थे, खास थे, तो अस्त्र शस्त्र देखेंगे सुल्तानों के। मुस्तौफी ये मुमालिक का संबंध किससे है? महालेखा परीक्षक से है। मुस्तौफी मतलब मिस्टेक देखिएगा, महालेखा परीक्षक हो गया। मुस्तौफी ये मुमालिक। मुशरिफ ए मुमालिक का संबंध किससे हो जाएगा? महालेखाकार से। बहुत मासूमियत से लिखिएगा और आकार देगा। इसमें कुछ तो डिफरेंस होगा। मिस्टेक देख रहा है मतलब परीक्षण कर रहा है। शरीफ है, मुशारिफ शरीफ है ना, तो ये कार लेकर जाएगा, तो महालेखाकार। दीवाने रियासत का संबंध हो जाएगा, बाजार नियंत्रण व्यवस्था को क्रियान्वयन करने वाला अधिकारी था। दीवानी रियासत कौन है? बाजार नियंत्रण व्यवस्था को क्रियान्वित करने वाला अधिकारी। दीवाने बंदगान ये गुलामों की देखभाल करने वाला प्रमुख होता था। दीवाने बंदगान, ये दोनों विभाग, ये वाला अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया है और ये वाला किसने चलाया है? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने खैरात दान विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। दीवाने इमारत ये लोक निर्माण विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। इमारत बना था, सिंपल इमारत। दीवाने मुस्तकराज, तो जो बकाया राजस्व वसूली है वो काम कौन करता था? दीवाने मुस्तकराज करता था। चलो हम इनको फिर से देखेंगे एक बार। ट्रिक से तो हम इसको याद कर लिया है, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। तो पहले आते हैं वजीर, प्रधानमंत्री है, और इनके पास क्या है? राजस्व विभाग भी है। अर्ज ए ममालिक, तो अर्ज मतलब दीवाने अर्ज का ये प्रमुख था। सैन्य विभाग के अधिकारी है। दीवाने अंशा मतलब ये शाही पत्र व्यवहार के प्रमुख अधिकारी थे। और दबीर खास भी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवाने रसाला, रस मतलब बाहर से आ रहा है, तो विदेशी विभाग इनके पास होगा। सद्र और सुदूर और काजी और कुजात, ये दोनों ही विभाग एक ही व्यक्ति को दिए जाते थे, लेकिन सद्र और सुदूर का संबंध होता था धर्म विभाग का प्रधान अधिकारी, और जो काजी और कुजात है इसका संबंध है न्याय विभाग के प्रधान अधिकारी से। दोनों पद एक ही व्यक्ति को दिए जाते थे। वरीद ए मुमालिक का संबंध किससे हो जाएगा? तो वरीद ए मुमालिक है मतलब गुप्तचर विभाग के ये प्रमुख हो जाएंगे। मुमालिक गुप्तचर विभाग के प्रमुख। वकील दर, तो वकील तो अंतापुर, जो सुल्तान है उसके अंतःपुर का प्रमुख अधिकारी था। दीवाने हाजिब और बरकार, बरकर ये क्या था? वो जो शिष्टमंडल है या दरबार का शिष्टाचार है उसके प्रमुख अधिकारी थे। सर ये जहांदर मतलब जहां सुल्तान जाएगा उसके अंगरक्षक का प्रधान होगा ये। अमीर ए बहर मतलब नौवाहन अधिकारी है। अमीर ए मजलिस, तो सभाओं और दावतों आदि उत्सवों का प्रधान करता था। दीवाने शिकार और दीवाने अमीर कोही का संबंध है। शाही शिकार का प्रबंधन करना, और कृषि विभाग का प्रधान अधिकारी था। कोतवाल का संबंध किससे है? नगर की देखभाल करने वाले अधिकारी से संबंधित है कोतवाल का। खासादार ये हो जाएगा सुल्तान के अस्त्र शस्त्रों का प्रबंधन करने वाला अधिकारी था। मुस्तौफी मुमालिक का संबंध है महालेखा परीक्षक से। मुस्तौफी मुमालिक का संबंध किससे है? महालेखा परीक्षक से। मुशरिफ ए मुमालिक का संबंध है महालेखाकार से। दीवाने रियासत, दीवाने रियासत का संबंध था बाजार नियंत्रण व्यवस्था को क्रियान्वित करने वाले अधिकारी से। दीवाने बंदगान ये जो गुलाम होते थे, दास होते थे, उनकी देखभाल करता था। दीवाने खैरात यह दान विभाग का प्रमुख अधिकारी था। दीवाने इमारत यह जो लोक निर्माण विभाग है उसका अधिकारी था। दीवाने मुस्तकराज का संबंध है बकाया राजस्व को वसूल करने वाले अधिकारी से। सल्तनत कालीन शासकों द्वारा स्थापित विभाग कौन कौन से विभाग थे और किसके द्वारा इसको बनाया गया है? तो सबसे पहले आते हैं नायब ए मुमलियाकत। मुमलियाकत ये प्रशासन का संचालन करता था और बहरम शाह ने बनाया था, और इसको इतगीन को बनाया था सबसे पहला नायब है ना। नायब ए मुमलिकात ये प्रशासन का संचालन करता था, मुलाकात करने के लिए थी, और बहरम शाह ने बनाया था। दीवाने अर्ज का संबंध है सैन्य विभाग से, और ये भी बलबन के द्वारा बनवाया गया है। ख्वाजा यह आय व्यय का सही पता करता था कि कितना खाया तुमने, कितना बचा है, तो आय व्यय का सही पता लगाने के लिए ख्वाजा होता था, और ये भी बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। दीवाने मुस्तकराज मतलब मुस्तकराज कौन है? ये
हमारे वो राजस्व वसूलने वाले, तो बकाया राजस्व वसूलता था अलाउद्दीन खिलजी के समय इसको स्थापित किया गया था। दीवानी रियासत, रियासत मतलब आर्थिक मामलों की देखरेख करता था अमीर खुल जो, तो अलाउद्दीन खिलजी था, इसके द्वारा इसको स्थापित किया गया। कितना पैसे खर्च कर रहे हो बताओ इसके लिए। परवाना नवीश, परवाना नवीश परमिट देने वाला अधिकारी था। परवाना परमिट देता था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। दीवाने अमीर की कोही कृषि विभाग से है और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बली ये प्रांतपति होता था अमीर, और बली को मोहम्मद बिन तुगलक ने अलग किया था, और बली प्रांतपति था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। दीवानी बंदगन दासों की देखभाल करता था और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना कराई थी। दीवानी खैरात यह दान विभाग से संबंधित था, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना करवाई थी। दीवाने इस्तिहाक यह पेंशन विभाग से संबंधित था और ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही स्थापित की गई थी। मतलब इस्तिहाक मतलब इतिहास में आपको लिख दिया गई है चीजें, पेंशन दी जाएगी, तो इस्तिहाक जो बनाया है वह पेंशन विभाग है और फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनाया है। और ये वही है ना कि बुढ़ापे में भैया अल्लाह भी नहीं ले सकता आपकी पेंशन, तो हम कैसे ले सकते हैं, इसलिए इसने विभाग बनाया था। वकीले दर, तो ये शाही गृहस्थी का नियंत्रण और पर्यवेक्षक होता था। पता ही नहीं किसने बनाया शाही गृहस्थी का नियंत्रण और पर्यवेक्षक, तो पहले से आ रहा होगा वकीले दर है। दारुल सफा ये अपने फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चिकित्सा विभाग बनाया गया था। शाहना मंडी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए। हमें नहीं लगता कि इसको रिवाइज करने की जरूरत है, आप यदि चाहें तो इसको फिर से पीछे जाके देख सकते हैं। सल्तनत कालीन अन्य पदाधिकारी आते हैं, पहले आते हैं हमारे आमिल। आके मिलो भैया, साधारणतः ग्रामों में भूमि कर वसूल करने आया पदाधिकारी होता था, आके मिलता था किसानों से। आमिल गले जाके मिलता था किसानों से, तो साधारणतः ग्रामों में जो भूमि होती थी उसकी कर वसूल करने वाला पदाधिकारी होता था आमिल, किसानों से आके मिलता था। फिर आते हैं काजी, नेक्स्ट है काजी। सारा के अनुसार मुकदमों का निर्णय लेने वाला न्यायाधीश होता था। काजी और को ज्यादा पड़ा था ना, न्याय विभाग से संबंधित था, तो जितने भी सराह के अनुसार मुकदमे होते थे वो कौन निर्णय देता था, काजी देता था। कारकुन यह भूमि कर का हिसाब किताब करता था भैया, किससे कितना पैसा लेना है किससे नहीं लेना है, तो ये कारकुन का संबंध किससे हो जाएगा, भूमि कर का हिसाब किताब रखने वाले से। खरीदादार, खरीदादार कौन था, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। खरीदादार मतलब खरीदता रहता था, तो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी कौन था, खरीदादार था। चौधरी का संबंध किससे था, परगना के प्रमुख अफसर से था। चौधरी मतलब ये ग्राम का ही प्रमुख होता था, और ये जो फरगने होते हैं उनका भी प्रमुख का अवसर होता था, अफसर। वरीद ये भैया हमारा गुप्तचर है, समाचार वाहक कहलाता था वरीद। बलाहर मतलब साधारण किसान होता था, मतलब बलाहर बलराम समझ लो, बलाहर कौन थे, साधारण किसान थे। मुकद्दम ग्राम के मुखिया होते थे और उनके जो अधिकारी होते थे अफसर होते थे वो कौन थे, चौधरी थे। मैमार का संबंध था ग्राम मतलब जो भवन निर्माण करने वाले इंजीनियर से। मैमार, इनको कितनी मार पड़ती होगी, भवन निर्माण करने वाले इंजीनियर थे ये मैमार। सर जामदार यह सुल्तानों के वस्त्रों का प्रमुख प्रबंधक था। तो वस्त्र कैसे पहने जाएंगे, मतलब ये सिर लगवाता था, जाम लगवा देता था पूरे में। सर जामदार तो सुल्तानों के वस्त्रों का प्रमुख प्रबंधक था। वस्त्र कैसे आएंगे, जब लाते थे जाम लग जाता था। सरहंग यह निम्न वर्ग का एक कर्मचारी था जो किसानों तथा प्रधानों के पास सरकारी आदेश पहुंचाता था। तो सरहंग का संबंध किससे हो जाएगा, निम्न पद का एक कर्मचारी जो किसानों और प्रधान के पास सरकारी आदेश पहुंचाता था, सबके पास लेके जाता था, हाँ जी करते। वकीलदार यह शाही महल और सुल्तानों के विशेष कर्मचारियों का प्रबंधन करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी था। तो शाही महल और जो सुल्तान के विशेष अधिकारी है कर्मचारी है उनका प्रबंधन कौन करता था, वकीलदार करता था। खुद का संबंध किससे है, तो ग्रामीण अधिकारी से संबंधित है, खुद का काम खुद करो, ग्रामीण अधिकारी है। अमीरे हाजिब तो वो राज्यसभा का प्रभारी अधिकारी था। हाजिर हो। मुहतशिब का संबंध किससे है, नगर पालिका के नियमों का व्याख्यापक था, व्यवस्थापक था। कौन सी, मुहतशिब का संबंध किससे, नगर पालिका के नियम बनाने से।
नविशंदा, नविशंदा का संबंध किससे है? लिपिक क्लर्क है ये। नविशंदा का संबंध किससे है? लिपिक से है। मुतशरिफ, मुतशरिफ का संबंध है शाही कारखाना प्रभारी से। मुतशरिफ का संबंध हो जाएगा शाही कारखाना प्रभारी से। शाही कारखाना के प्रभारी थे मुस्तफिर, मुशर्रिफ, मुशर्रिफ। इनको फिर से देख लें क्या यार, ये तो बड़े ही भयानक है। पदाधिकारी पहले आते हैं आमिल, साधारण ग्राम की भूमि कर वसूल करते थे ये। काजी का संबंध हो जाएगा मुकदमों पर निर्णय देने के न्यायाधीश वाले। कारकुन, ये भूमि का हिसाब किताब रखने वाले थे। खरीदादार मतलब फरमानों को भेजने वाले अधिकारी हैं। चौधरी, फरगने के प्रमुख अफसर थे। बरीद, ये समाचार वाहक और गुप्तचर माने जाते हैं। बलाहल का संबंध हो जाएगा साधारण किसान से। मुकद्दम का संबंध है ग्राम के मुखिया से। मेमार का संबंध होता है ये भवन निर्माण वाले इंजीनियर से। सरजाम, ये सुल्तानों के वस्त्रों के प्रमुख प्रबंधक थे। सरहंग, ये निम्न वर्ग के जो कर्मचारी होते थे उनको किसानों तथा प्रधानों के पास सरकारी आदेश पहुंचाते थे। वकीलदार, ये शाही महल और सुल्तानों के जो प्रमुख कर्मचारी होते थे उनके प्रबंधन और करने वाले सबसे बड़े अधिकारी थे। खुद ग्राम अधिकारी होता था। अमीर ए हाजिर, राज्यसभा का प्रभारी अधिकारी। मुहतशिम, ये नगर पालिका के नियमों की व्यवस्थापक थे। नविशंदा, नविशंदा, ये लिपिक या क्लर्क थे। मुतशरिफ, ये शाही कारखाना प्रभारी थे। मुतशरिफ कौन थे? शाही कारखाना प्रभारी। नेक्स्ट आते हैं सेना। जो हमारी सल्तनत कालीन सेना थी उसके बारे में देखते हैं। सल्तनत काल में सेना कितने भागों में विभक्त थी? 3 भाग होते थे, घुड़सवार सेना, गज सेना और पैदल सेना। सल्तनत काल की जो सेना थी वह 3 भागों में विभाजित थी, घुड़सवार सेना, गज सेना और पैदल सेना। दीवाने अर्ज का संबंध होता है सेना से, अस्त्र से, और इसको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। दीवाने मुमालिक, इसका भी संबंध सेना से ही है, और दीवाने मुमालिक नहीं है, आरिज मुमालिक है। ओके, दीवाने अर्ज सेना से संबंधित है और आरिज ए मुमालिक का संबंध भी सेना से है। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं की है, बलबन ने की है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भैया। तो दीवाने अर्ज किसके द्वारा बनवाया गया है? बलबन के द्वारा बनवाया गया है। हमें थोड़ा सा ये टंग स्लिप हो गया। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित है? तो रक्षा विभाग से संबंधित है, सेना से संबंधित है और बलबन से संबंधित है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें बदगान कहा जाता था। इल्तुतमिश के समय जो गुलाम खरीदे जाते थे किसके लिए? सेना में भर्ती कराने के लिए, सैनिक सेवाएं देने के लिए, उनको कहा जाता था बदगान। और इनके लिए ही एक अलग से विभाग बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। प्रारंभिक दहली सुल्तान में सैन्य दस्तों के संगठन को देखने वाले मंत्री को क्या कहा गया है? तो दीवाने अर्ज कहा गया है। तो प्रारंभिक दहली सुल्तनत में सैन्य दस्तों के संगठन को देखने वाले मंत्री को कहा गया है दीवाने अर्ज। जो सैन्य दस्ते होते थे उनको देखता था, अस्त्र वगैरह देखता था ये। सल्तनत काल में सर्वोच्च सेनाधिकारी कौन था? खान होता था। सेनाधिकारी सर्वोच्च है खान। किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के अमीर वर्ग के लिए खान की पदवी प्रारंभ की गई थी? तो बलबन ने की थी। खान कौन होता था? सैन्य अधिकारी होता था। और जो पद बनाया गया था अमीर वर्ग के लिए, और ये किसने बनाया था? बलबन के द्वारा बनवाया गया था। पूरे बल के लिए है ना खान। इसमें याद करने का बहुत है यार। सल्तनत काल में प्रदान की जाने वाली कौन सी पदवी है जो कि आधिकारिक पदानुसार सर्वोच्च है? तो वो हो जाएगी हमारी कौन सी? खान की पदवी। अधिकारियों में पदक्रम में सबसे ऊंची थी खान पदवी। सल्तनत काल में पैदल सैनिक क्या कहलाते थे? तो उनको पायक कहा जाता था। क्या पैदल चलते थे पैरों से पायल पहन के, तो पायक कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में जो पैदल सैनिक थे उन्हें पायक कहा गया है। दिल्ली सल्तनत में जो स्थायी सेना की व्यवस्था है किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। पहले होता था जब युद्ध होते थे सैनिक आते थे, लड़ते थे और चले जाते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि सेना हमारे पास रखनी चाहिए, तो स्थायी सैन्य व्यवस्था प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ों को दागने और हुलियाकरण करने की जो
शुरुआत है वह किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इनको पता नहीं चलता था कि हमारी सेना कौन सी है, हमारे घोड़े कौन से हैं, तो घोड़ों को दागने की और हुलियाकरण करने की प्रथा प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत कालीन सैनिकों के प्रकार किस प्रकार के होते थे? वे सैनिक जो सुल्तान के सैनिकों के रूप में भर्ती किए जाते थे, उन सैनिकों को खास खेल कहा जाता था, मतलब जो खास खेल करते थे सुल्तान के सैनिक के रूप में भर्ती किए जाते थे, तो खास खेल के लिए होंगे। वे सैनिक जो कि दरबार के सरदारों और प्रांतीय इक्तादारों आदि के लिए भर्ती किए जाते थे। दूसरे सैनिक हो गए वे सैनिक जो केवल अस्थायी रूप से युद्ध के अवसर पर ही भर्ती किए जाते थे। वे मुसलमान स्वयं सेवक जो हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। कुछ मिलना जुलना नहीं है, लेकिन फिर भी आ गए, क्यों? क्योंकि हम हिंदुओं को मारना है। तो 4 प्रकार के सैनिक होते थे। पहले होते थे जो सुल्तान के लिए भर्ती किए गए हैं, उन्हें खास खेल कहा जाता था। दूसरे आते थे दरबार के सरदार और जो प्रांतीय इक़्तिदार है उनके लिए भर्ती किए गए। दूसरे होते थे अस्थायी सैनिक जो कि सिर्फ युद्ध के समय आते थे। दूसरे होते थे मुसलमान स्वयंसेवक जो कि हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध में लड़ने आते थे। सुल्तानों के काल में सेना का प्रमुख अंग क्या था? महत्वपूर्ण अंग क्या था? अश्व सेना होती थी। तो सेना में सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या था? अश्व सेना होती। सबके पास एक एक घोड़ा होगा। दिल्ली सल्तनत में सीधे राजकीय सेवा में रहने वाली सेना क्या कहलाती थी? इसे कहा जाता हस्मे कल्ब कहा गया। क्या कहा गया? हस्मे कल्ब कहा गया है। सीधे राजकीय सेवा में रहती वाली सेना, राजकीय उसमें हमेशा हंसने में चश्मे वश्मे लगा के घूमती होगी, हस्मे कल्ब, और क्लब में जाती होगी, चश्मे लगा के क्लब में जाती होगी, तो हस्मे क्लब से संबंधित है। वह कौन सा शासक है जिसने एक सैनिक को निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था? तो ये फिरोजशाह तुगलक है। देखो हमने बोला था ना घूसखोरी इन्होंने फैलाई थी। तो एक ऐसे सैनिक को निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए सोने का सिक्का दिया था। किसने? तो फिरोजशाह तुगलक ने दिया था। उर्दू ए मुल्ला से क्या अभिप्राय है? तो शाही शिविर होगा मुल्लाओं का। मुअल्ला का जो शिविर था वो कौन कैसे हो जाएगा? शाही शिविर होता था। तो उर्दू ए मुअल्ला का संबंध हो जाएगा शाही साथ ही नहीं, शाही शिविर है, शाही शिविर है, राजाओं के लिए लगाए जाते होंगे। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था कैसी थी? तो बहुत सारी सैनिक थे भैया। इसके अर्जी मुमालिक पढ़ चुके हैं हम। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी था ये। सर ए जहांदार तो सुल्तान का अंगरक्षक का प्रधान होता था। अमीर आखूर यह अश्वशाला का अध्यक्ष होता था। सहना ये फील का संबंध हो जाता है हस्ती सेना का अध्यक्ष। सहनाई फील कर सकता था हाथियों को, हस्ती सेना का अध्यक्ष। अमीरे बहर मतलब ये नौ वाहन से संबंधित है ना, नौकाओं की व्यवस्था करने वाला अधिकारी। पायक पैदल सैनिक होता था। कोतवाल जो दुर्ग का प्रमुख अधिकारी होता था वो। तो ये सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था है। इसमें कौन आते हैं? आरिज मुमालिक आते हैं जो कि सैन्य विभाग के बड़े अधिकारी हैं। सरे जहाँ आते हैं जो कि सुल्तान के अंगरक्षक के प्रधान थे। अमीर आखूर का संबंध हो जाएगा अश्वशाला के अध्यक्ष थे। अमीर आखूर का संबंध है अश्वशाला के अध्यक्ष थे। अमीर आखूर शहनाई फील मतलब फील कर सकते थे, हस्ती सेना के अध्यक्ष थे। अमीर बहर मतलब ये नौसेना व्यवस्था के प्रमुख अधिकारी होंगे। पायक पैदल सेना है और कोतवाल जो दुर्ग के प्रमुख अधिकारी थे वो। सैन्य वर्गीकरण पहले आते हैं हश्म कल्ब, वही हो जाएंगे जो केंद्रीय सेना होती थी। सवारी क्लब जो केंद्रीय घुड़सवार सैनिक होते थे, सवार होकर जाते थे। हश्म ए अतरफ इनका प्रांतीय सेना से संबंधित मतलब जो इतर वितर रहती होगी हर तरफ। अतरफ मतलब प्रांतीय सेना। बजहिश ये स्थानीय सेना होती थी। वज्र भी गिरे लेकिन हिल नहीं सकते, बजहिश थी और ये स्थायी सेना थी। गैर वजहिश मतलब अस्थायी सेना थी जो यहाँ वहाँ गिर जाएंगे। अमीर दह ये 10 सैनिकों का सेना नायक होता था। अमीर दह का संबंध है 10 सैनिकों का सेना नायक। अमीर सदा तो 100 सैनिकों का सेना नायक था। अमीर सदा का संबंध किससे है? 100 सैनिकों के सेना नायक से। अमीर हजारा 1000 सैनिकों का सेना नायक था। अमीर तुमन 10,000 सैनिकों का सेना नायक है। अमीर तुमन का संबंध किससे है? 10,000 सैनिकों के सेना नायक से। सरखेल का संबंध है
सवारियों का प्रधान होता था। 10 घुड़सवारों का प्रधान क्या कहलाता था? सरखील कहलाएगा। सिपा सलार यह 10 सरखील या 100 घुड़सवारों का प्रधान होता था। सिपा सलार 10 सरखील या 100 घुड़सवारों का प्रधान होता था। अब आते हैं अमीर। 10 सिपा सलार या 1000 घुड़सवारों का प्रधान था। मलिक 10 अमीर या 10,000 घुड़सवारों का प्रधान था। खान 10 मलिक होते थे इसके अंतर्गत, और 1,00,000 घुड़सवार होते थे। और सुल्तान 10 खान का प्रधान होता था और सर्वोच्च सेनापति होता था सुल्तान। बाप रे, कैसे याद होंगे, इनको तो याद भी कर लेंगे, लेकिन ये कितने हजार सैनिक हैं ये तो भूल ही जाएंगे, भूले और एग्जाम में गया क्वेश्चन। हश्मे क्लब का संबंध केंद्रीय सेना से है। सवारी क्लब केंद्रीय घुड़सवार सेना से है। हश्मे अतरफ ये प्रांतीय सेना थी। बजहिश स्थायी सेना। गैर बजरिश अस्थायी सैनिक। अमीर दह मतलब 10 सैनिकों का सेनापति या सेना नायक है ना। फिर आते हैं अमीर सदा, जो कि 100 सैनिक होंगे, सदा से 100 सैनिक होंगे, सेना का सेना नायक। अमीर हजारा 1000 सैनिकों का सेना नायक। फिर अमीर तुमान, अमीर तुमान का अर्थ है 10,000 सैनिकों का सेना नायक। सरखील 10 घुड़सवारों का प्रधान, घुड़सवार अच्छे के पास घुड़सवार होते थे, खेल का नहीं, सरखील के पास। सिपा सलार क्या होंगे? इसके पास 10 सरखील होंगे और 1000 मतलब 10 घुड़सवार होंगे, क्योंकि एक के पास 10 है तो इसके पास 100 होंगे। सिपा सलार के पास 10 वो थे ना सरखील, तो अमीर के पास 10 सिपा सलार होते हैं। मलिक के पास 10 अमीर होते हैं। खान के पास 10 मलिक होते हैं और सुल्तान के पास होते हैं 10 खान का प्रधान सेनापति होता है। घुड़सवार तो ये कैलकुलेशन से आ जाएगा। चलो अब आता है न्याय से संबंधित टॉपिक। पहले सल्तनत काल में राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश सुल्तान स्वयं होता था। सल्तनत काल में जो न्याय व्यवस्था थी उसका प्रमुख मतलब न्यायाधीश कौन होता था? सुल्तान होता था। जवाबित संबंध किससे है? तो यह राज कानून से संबंधित है। जवाबित का संबंध किससे हो जाएगा? राज कानून से संबंधित है। मध्यकालीन राजनीतिक विचारों द्वारा प्रतिपादित अदल का संबंध किससे है? तो अदल का सिद्धांत किसने व्यक्त किया है? तो न्याय को व्यक्त करने के लिए अदल का सिद्धांत दिया गया था। मध्यकालीन राजनीतिक विचारों द्वारा प्रतिपादित अदल का सिद्धांत न्याय को व्यक्त करता है। हादिश क्या है? तो हादिश का संबंध हो जाता है एक इस्लामिक कानून। हादिश क्या है? एक इस्लामिक कानून है। इस्लाम के द्वारा जो कानून अपनाया गया उसे हादिश कहा गया है। हर दिशा में लागू होता है। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चलाने वाले व्यक्ति को किस रंग की पोशाक पहनाई जाती थी? उसे लाल पोशाक पहनाई जाती थी। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चलाने वाले को लाल रंग की पोशाक पहनाई जाती थी। उसको लाल भगवान दिखते होंगे उसमें, न्याय करेंगे। कौन सा विदेशी यात्री था जिसे काजी नियुक्त किया गया था? तो ये इब्न बतूता। किनके समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इसे क्या बनाया गया था? काजी बनाया गया था। वाह यार, यहाँ घूमने आया और इसको काजी बना दिया पकड़ के। अब आता है विविध। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी क्यों मानना किया है? मतलब क्यों नहीं माना इनने? क्योंकि अधिकतर आबादी मुसलमान का अनुसरण नहीं करती थी या इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। तो जो इतिहासकार बर्नी है इनके द्वारा सुल्तान दिल्ली की सल्तनत में जो सुल्तान थे उनकी शासन को वास्तविक इस्लामी नहीं माना है, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। मैं और अनेक कोई नहीं, आप क्या हैं मैं जो मैं नहीं हूँ, और आप क्या नहीं हैं जो मैं नहीं रहा। यह कथन किस सुल्तान के द्वारा व्यक्त किया गया था? तो ये तुर्कनी चहलगामी द्वारा दिया गया था। तुर्कनी चहलगामी क्या है? 40 अमीरों का एक दल था। इनने कहा था कि मैं और कोई अन्य नहीं,
आप क्या हैं जो मैं नहीं हूँ, आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा। यह कथन सुल्तान के द्वारा व्यक्त किया गया था तुर्कनी चहलगानी के लिए। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे, तो ये उलमा कहलाते थे। दस्तार बंदान का संबंध किससे है, उलमा से है। मध्यकालीन भारत में युद्ध में प्रयोग में लाए जाने वाले मिट्टी के उस टीले को क्या कहते थे जिनका निर्माण घेराबंदी वाले किलों के शीर्ष पर पहुंचने के लिए किया जाता था, उन्हें कहा जाता था पाशेव। तो मध्यकालीन भारत में युद्ध के में जो मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, इसका निर्माण घेराबंदी के लिए किले के शीर्ष पर पहुंचने के लिए किया जाता, उसे कहा जाता था पाशेव। अच्छे पाचे सवाल आ रहे होंगे। अफगान राजतंत्र का सही कथन बताइए। जो अफगान राजतंत्र है वो बताना है। बहलोल के विपरीत सिकंदर लोधी ने राज सिंहासन में बैठना शुरू किया, कोई भी दूसरा अमीर इसके बराबर नहीं बैठ सकता था। तो ये सही है, जो बहलोल लोधी है वह कालीन में बैठता था, जबकि जो सिकंदर लोधी है वह राज्य सिंहासन में बैठा और कोई भी दूसरा अमीर उसके बराबर पर नहीं बैठ सकता था। अमीर और आम जनों के सामने सुल्तान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उसने राज के दूर दराज के क्षेत्रों में राजकीय फरमान प्राप्त करने के लिए विस्तृत नियम बनाए थे। तो ये भी सही है कि वह अमीर और आम जनता से सुल्तान को श्रेष्ठ बनाने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से राजकीय फरमान उसने बनवाए थे और विस्तृत नियम दिए थे इसके लिए। एक प्रभावशाली गुप्तचर व्यवस्था सुल्तान को राज एवं विशेषकर अमीरों की गतिविधियों से सूचित रखती थी। तो ये भी सही है कि एक प्रभावशाली गुप्तचर व्यवस्था सुल्तान को राज और विशेषकर अमीरों की गतिविधियों से सूचित रखती थी। सिकंदर लोदी के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। सिकंदर लोदी के बारे में, सिकंदर लोदी ने अपना आवास दिल्ली से आगरा परिवर्तित किया था। तो ये सही है कि जो सिकंदर लोदी है पहले दिल्ली में रहते थे, फिर कहाँ चले गए, आगरा में चले गए थे। आगरा की स्थापना करके बड़े अमीरों के व्यक्तिगत सैनिक सिकंदर लोदी द्वारा स्वयं नियुक्त किए गए थे। तो ये भी सही है कि जो बड़े अमीर थे उनके जो व्यक्तिगत सैनिक थे उनको सिकंदर लोदी स्वयं नियुक्त करता था। मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में सत्य कथन क्या है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई विदेशी हिंदू और मुगलों को सम्मान और उच्च पद दिए थे। तो ये भी सही। इसके द्वारा एक रत्न नाम का हिंदू व्यक्ति नियुक्त किया गया था राजस्व विभाग में, राजस्व विभाग का प्रधान बनाया गया था। नेक्स्ट आता है जिम्मी। जिम्मी शब्द का अर्थ क्या होता है, राज द्वारा संरक्षित नागरिक को क्या कहा जाता है, जिम्मी कहा जाता है। मतलब जो जिम्मे में जाता है वह कौन हो जाएगा, राज द्वारा संरक्षित नागरिक होगा जिम्मी। साहिबे दीवानी बदगान किससे संबंधित है, दासों से संबंधित है। साहिबे दीवानी बदगान का संबंध था दासों से। आरपी त्रिपाठी के अनुसार लोधी शासकों का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था, तो समानता पर आधारित था। जो आरपी त्रिपाठी है इनने कहा था लोधी शासक समानता पर अपना राजत्व सिद्धांत स्थापित किया था। कौन सी नगरी लोधी सुल्तानों की प्रारंभिक राजधानी थी, तो ये दिल्ली। लोधी सुल्तानों की प्रारंभिक राजधानी थी दिल्ली। फिर कहाँ चली गई थी, आगरा। बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए पैबोस क्या था, तो सुल्तान के पैरों को चूमने की प्रथा पैबोस कहलाती थी। तो बलबन के द्वारा जो प्रारंभ की गई पैबोस प्रथा थी उसका अर्थ क्या था, सुल्तान के पैरों को चूमना। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है, तो ये खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासन किया है। महमूद तुगलक की राजधानी परिवर्तन की असफलता का कारण क्या था, नागरिकों का साथ ना देना। जब तक बेचारे वो दौलतगिरी पहुंचे तो यहाँ से रोते रोते उनको राजा को कोसते कोसते गए, तो नागरिकों का साथ ना देना राजधानी परिवर्तन की असफलता का कारण बनी थी। मोहम्मद तुगलक ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था, तो दौलताबाद को बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी दौलताबाद को। दिल्ली सल्तनत राज का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय था। तो दिल्ली सल्तनत राज का विस्तार सुल्तान के समय में सबसे अधिक था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ज़्यादा था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था, तो ये है इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी बनाया था और चीन का राजदूत भी नियुक्त कर दिया था कि भैया चीन जाके बात तो करो, हमें तो समझ में नहीं आएगी उनकी चीनी, तुम जाके समझो। मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार क्यों असफल रहे थे,
क्योंकि उन्हें गलत ढंग से लागू किया गया था, इसलिए वो सब असफल रहे थे। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को विस्तृत किया था? तो ये है इब्न बतूता। इब्न बतूता के द्वारा डाक व्यवस्था को विस्तृत विवरण किया गया है सल्तनत काल की। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा का संबंध है एक खैराती अस्पताल से। किस शासक के काल में काजी गुरेश को सद्र उर सुदूर ये मुख्य काजी नियुक्त किया था? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी के काल में। किस शासक के काल में काजी मुगिश को सद ए सुदूर नियुक्त किया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में। एक मुर्गी को बना दिया था काजी सदो सुदूर, तो ये क्या है, मुर्गिश को बनाया गया था, काजी मुर्गिश को बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सदर ए सुदूर। प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण कदम क्या था? तो इसने मूल नियंत्रण कर दिया था। प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मूल नियंत्रण प्रणाली चलाई गई थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा प्रारंभ जागीर प्रथा का महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? वंश का पतन। फिरोज शाह तुगलक द्वारा प्रारंभ की गई जो जागीरदारी प्रथा थी उसका क्या परिणाम हुआ था? तो वंश का अंत हो गया था। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश थे? तो 5 राजवंशों ने शासन किया है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत के कुल राजवंशों में रहे हैं 5, और इसमें आते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने किस शासकों के अधीन सेवा की थी? तो इसने अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष, मोहम्मद बिन तुगलक के समय और फिरोज शाह तुगलक के अधीन सेवाएं प्रदान की थी। आइन उल मुल्क के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के अधीन सेवाएं प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट आती है हमारी सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था, जिसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।